नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा और पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, तुलसीदास जी की रचना है, तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा तीसरे वाला विनय पत्रिका। दूसरा देख लीजिएगा, भोलानाथ का असल नाम था, तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा पहले वाला तारकेश्वर नाथ। तीसरा देख लीजिएगा, कामयानी की रचनाकार है, तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा पहले वाला जयशंकर प्रसाद। चौथा देख लीजिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम की परिभाषा किस आचार्य की है, तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा दूसरे वाला आचार्य विश्वनाथ। पांचवा देख लीजिएगा, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा पहले वाला विभाव से। छठा देख लीजिएगा, संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा दूसरे वाला 33 मानी गई है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवर्ती बार बार होती है ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पहले का उत्तर लगा लीजिएगा, पहले में लिखना होगा व्यंजन वर्णों की, ये आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। दूसरा आपका दिया है, मनु भंडारी के पिता रसोईघर को क्या कहते हैं, तो दूसरे में आपको लिखना होगा भटियार खाना, लिख लीजिएगा भटियार खाना। तीसरा देख लीजिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा रति, तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौथी में आपको लिखना होगा 16 मात्राएं होती है, ये आपको लिखना है। और पांचवा देख लीजिएगा, विद्यालय में कौन सी संधि है, तो पांचवी में आपको लिखना होगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आपको लिखना होगा पांचवी का आंसर। छठा देख लीजिएगा, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो छठी में आपको लिखना होगा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 आपको लिखना होगा, कौन कौन सी होती है, तो लिख लीजिएगा नाम, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये हमारी 3 शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। और हम आपको एक बात बता देते हैं, यदि आपने इस पेपर को पढ़ लिया तो आप परीक्षा में गारंटी के साथ 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला दिया है, कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था, तो प्रेम संदेश तो बिल्कुल नहीं भेजा था, ठीक है, तो असत्य हो जाएगा। और इसके साथ आपका दूसरा देख लीजिएगा, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो बिल्कुल आ जाते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, अट नहीं रही कविता में बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं, असत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, नागार्जुन का अधिकांश काव्य व्यंग्यात्मक श्रेणी में लिखा गया है, तो बिल्कुल लिखा गया है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, नेताजी का चश्मा गद्य की
आत्मकथा के अंतर्गत आता है? तो लगा लीजिएगा बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, कहानी के अंतर्गत आता है। किसका अंतर्गत? कहानी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा देख लीजिएगा। चौथे में क्या करना होगा? सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी होते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा रेखा चित्र। ठीक है, और इसके साथ ही लखनवी अंदाज, दूसरे में आपको लिखना होगा यशपाल जी। अंधे की लाठी में आपको लिखना होगा एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूं, चौथी में आपको लिखना होगा अज्ञे जी। कामयनी में आपको लिखना होगा जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें आपको लिखना होगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा। पांचवें में आप सभी को एक शब्द में उत्तर आपको देना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, एक अनार 100 बीमार का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ लिख लीजिएगा। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है? तो बहुत कम वस्तु कम और मांग अधिक। ठीक है, इसका अर्थ आपको लिख देना है परीक्षा में। दूसरा देख लीजिएगा, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ लिख लीजिएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो स्वार्थ सिद्ध करना, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो तीसरे में आपको लिखना होगा संगमरमर की। ठीक है, चौथा देख लीजिएगा, बादल के हृदय में किसकी चमक छिपा है या छिपी है? तो चौथे में आपको लिखना होगा बिजली की। क्या लिखना है? बिजली की चमक छिपी है। पांचवा देख लीजिएगा, कनक शब्द के 2 अर्थ आपको बताकर लिखना है। तो लिख लीजिएगा कनक मतलब होता है सोना होता है। ठीक है, एक तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थ, और एक और कनक का मतलब होता है यहाँ पर हमारा धतूरा। क्या होता है? धतूरा होता है। ठीक है, और छठा देख लीजिएगा, यशपाल ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा है? तो इसका उत्तर आपको थोड़ा बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है ना थोड़ा लंबा है। ठीक है, कम से कम 1 से लेकर 2 लाइनें में इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर आपको अच्छे से बता देंगे। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। छठा आपका दिया है, छायावादी कवि की विशेषता आपको बताकर लिखना है। क्या करना है? छायावादी कवि की, या फिर कह सकते हैं छायावादी कवियों की आपको विशेषता बताकर लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वां प्रश्न, जिसमें सूरदास अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। तो आपको क्या करना है? दोनों में से किसी एक के 2 रचना लिखना होगा, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वां प्रश्न, रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचना आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा काव्य के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में काव्य की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद आपको काव्य के भेद बताने हैं। 9वां देख लीजिएगा, प्रबंध काव्य किससे कहते हैं, और प्रबंध काव्य के आपको भेदों के नाम बताना है। अथवा आपका दिया जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर बताना है। ठीक है, सभी को उत्तर आपको बता देंगे। और इसके साथ आपका 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें
वी रस की परिभाषा लिखना होगा उदाहरण सहित। और 8वीं वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना है। 11वां आपका दिया है जिसमें वात्सल्य रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना है। अथवा आपका दिया है जिसमें मात्रिक एवं वन्निक छंद किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा आपको देना है। और इसके साथ आप सभी देख लीजिएगा 12वां प्रश्न जिसमें दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को सोटा छंद का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 13वां आपका दिया जिसमें राम वृक्ष बेनपुरी अथवा स्वयं प्रकाश जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है। 14 देख लीजिएगा जिसमें अलंकार किसे कहते हैं व इसके कितने भेद होते हैं, ये आपको बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 15 आपका दिया जिसमें नाटक एवं एकांकी में अंतर आपको बताकर लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कहानी और उपन्यास में अंतर बताकर लिखना है। 16वां देख लीजिएगा जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में क्या करना है, आपको मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। पहला आपका दिया है आंखों का तारा होना, दूसरा आपका दिया है खून पसीना एक करना, तीसरा आपका दिया है 9 2 11 होना। तो आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, बहुत प्रिय होना। और दूसरा आपका दिया खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। और तीसरा आपका दिया है 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। और इनका प्रयोग भी आपको करना होगा, बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 17वां देख लीजिएगा जिसमें समास किसे कहते हैं व इसके भेदों के नाम आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में समास की परिभाषा लिखना होगा। और समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है, उनके नाम आपको लिख देना है। तो आप सभी इस सूत्र के माध्यम से नाम लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, आ से हमारा अव्ययी भाव समास, बा से हमारा बहुब्रीहि, ता से हमारा तत्पुरुष, का से हमारा कर्मधारय और दा से हमारा दिग्गु और एक और दा से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और अथवा देख लीजिए जिसमें क्या पूछा है, संधि किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आप सभी को संधि की परिभाषा लिखना होगा। और इसके साथ आपको संधि कितने प्रकार की होती है तो बता देता हूँ। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहले हमारी स्वसंधि होती है, दूसरी हमारी व्यंजन संधि होती है और तीसरी हमारी विसर्ग संधि होती है। और 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं वह कितने प्रकार की होते हैं। सबसे पहले आप सभी को शब्द शक्ति की परिभाषा देना होगा और कितने प्रकार की होती है मैं बता देता हूं। शब्द शक्ति हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है लिख लीजिएगा। पहली हमारी अभिधा होती है, माफी चाहूंगा, पहली हमारी अभिधा होती है और दूसरी हमारी व्यंजना, तीसरी हमारी लक्षणा, ठीक है, ये तीनों शब्द शक्ति हमारी होती है। और अथवा देख लीजिएगा, अथवा में क्या पूछा है, अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करके आपको लिखना है, मतलब इनकी परिभाषा आपको लिखना है। 19वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग अर्थ आपको बताना है, ठीक है। इस काव्यांश को पढ़ लीजिएगा, इसका संदर्भ प्रसंग सहित आपको अर्थ लिखना होगा परीक्षा में। तो उत्तर बता देंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। 8वें वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 20वां देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए। पहला देख लीजिएगा, हमारे देश में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य आप सभी को बताना है, ठीक है, तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। और दूसरा आपका दिया, खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किन का प्रयोग नहीं सही था, ये आपको बताना होगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा सभी को उत्तर आपको बता देंगे, ठीक है। और आपको परीक्षा में इनके उत्तर कहाँ से लिखना है, ऊपर दिए गए गद्यांश में से। अब यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा 21वां प्रश्न, इसमें गद्यांश आपको दिया, गद्यांश के आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य क्या करना है, वाक्य करके आपको लिखना है, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित
पत्र लिखना है, आमंत्रित पत्र आपको लिखना है, ठीक है। अथवा देख ले, अथवा में क्या करना होगा आपको, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एक आवेदन पत्र आप सभी को लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और 23वें प्रश्न में आप सभी को रूपरेखा सहित किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जिससे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो इन सभी के आंसर आपको दिए हुए, ठीक है। और दूसरे प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिए चौथे प्रश्न का उत्तर, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा पांचवें प्रश्न का उत्तर। पांचवें के बाद आगे हम चलेंगे 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर पर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को छठे प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। सातवें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा आठवें प्रश्न का उत्तर। आठवें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को आठवें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा नौवें प्रश्न का उत्तर। नौवें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को नौवें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। 12वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14 के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14 प्रश्न का अथवे का उत्तर। 14 के बाद आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है, जिसमें नाटक तथा एकांकी में अंतर बताना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। और देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। 22वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।